Hello friends, welcome back. Today we are going to learn balancing a chemical equation. In previous video we have studied the chemical reactions and equations. Okay, how to write reaction in a word problem in a equation form. Okay, so go to the next point. केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे किया जाता है ये हम अभी देखेंगे. तो बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन, व्हाट इज मीन बाय बैलेंस इक्वेशन. जो बैलेंस इक्वेशन होता है, जो रिएक्शन, देखो इक्वेशन इज द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स इन अ प्रोडक्ट. ओके, जो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है, राइट साइड में प्रोडक्ट होता है, दोनों में जो बैलेंस होता है एलिमेंट का और एटम का, जो सेम होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन. एंड द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट इज नॉट द सेम और टू साइड्स. ओके, दोनों साइड में जब नंबर सेम नहीं होंगे तो इसको क्या बोलते हैं, unbalanced equation. In short, balanced equation means what? Reactant and product having same number of atoms. Okay, reactant and product में same numbers चाहिए एटम के, कितने, जितने प्रोडक्ट में है उतने ही रिएक्टेंट में चाहिए, रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में चाहिए. और अनबैलेंस कब हो जाता है कि दोनों में नंबर सिमिलर नहीं होते, डिफरेंट होता है. सो स्टडी करते हैं 9 नंबर इक्वेशन. ओके, द 9 नंबर इक्वेशन इज AgNO3 plus NaCl. This is our reactant, and AgCl plus NaNO3, this is our product. So we are going to count the number of atoms in a reactant as well as product. Okay, then look at here Ag. How much atom is here? 1. Okay, यहाँ पे 1 atom है Ag का, तो यहाँ पे लिखते हैं 1. Mama. Similarly here product, in product Ag also 1 atom. Okay, यहाँ पे भी Ag का 1 ही atom है, so write here 1. Okay, consider the nitrogen. Here is a 1 nitrogen, and look at here, in product also 1 nitrogen, so write here 1 and 1. ओके, जैसे रिएक्टेंट में कितने यूज़ किया हुआ है एटम्स, नाइट्रोजन एटम एक है तो यहाँ पे भी एक है, तो इन दोनों का क्या है, बैलेंस है. लुक एट द ऑक्सीजन. हियर इज अ 3 ऑक्सीजन, हियर आल्सो 3 ऑक्सीजन, सो राइट 3 and 3. Sodium Na. Look at here, in reactant 1 atom is Na, and here also 1 atom for Na, so write here 1 and 1. Next is a chlorine. Here also 1 atom of chlorine, here we also 1 atom of chlorine, so 1 and 1. So this reaction is a balanced. Okay, ये reaction क्या है, बैलेंस है. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स है उतने ही नंबर प्रोडक्ट के हैं, जो एटम के हैं. जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट में जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट है. सो दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन. ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस रिएक्शन है. According to conservation of mass, law of conservation of mass, we have the total mass of each element in a reactant is same to the total mass of the respective element in a product. Means the conservation law है, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो जितना टोटल मास है रिएक्टेंट में उतना ही मास होना चाहिए प्रोडक्ट में. ओके, सो लेट्स गो टू द बैलेंस द केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप. हम स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन बैलेंस करते जाएंगे. ओके, सो टेक वन रिएक्शन. देखो यहाँ पे लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स द सोडियम सल्फेट प्लस वाटर. ओके, this is our reaction, we are going to give this reaction. Okay, then step first, what to do, write the chemical equation from the given word equation. जो आपको word equation दिया हुआ है उसको क्या करना है, chemical equation में लिखना है. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH. okay, and sulfuric acid is a H2SO4. then sodium sulfate means Na2SO4 plus water is a H2O. ओके, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, वो वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन में ट्रांसफर करना है. सो दिस इज आवर रिएक्शन. ओके, राइट हियर फर्स्ट NaOH is reacted with H2SO4. okay, so we get the product is Na2SO4 plus what,
water means H2O. Okay, this is our reaction. So second step, check the reactions or check the equation it is balanced or not. हमें क्या करना है, इक्वेशन है जो दिया हुआ है, हमने जो बनाया है वो बैलेंस है कि नहीं देखना है. ठीक है. सो बैलेंस कैसा है देखते हैं. चलो यहाँ पे देखो NaOH है. जो Na है यहाँ पे, ये क्या है हमारा रिएक्टेंट है. ये क्या है रिएक्टेंट. ओके और ये है प्रोडक्ट. ओके दिस इज अवर प्रोडक्ट. सो काउंट द नंबर ऑफ Na. यहाँ पे कितने Na है देखो 1 है. ओके सो हियर इज अ 1 बट इन अ प्रोडक्ट here is a Na2. Look at here, Na2 means number of atoms in Na is a 2. okay there is a no balance. okay यहाँ पे balance नहीं है number of atom Na का. so go to oxygen. oxygen के कितने देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, means total is a 5. तो यहाँ पे 5 लिखा है but here look at here is a 4 and here is a 1 means similarly यहाँ पे भी 5 है means oxygen similarly है. hydrogen, look at the hydrogen. for hydrogen here is a 1 and here is a 2 means in a reactant there are 3 hydrogens. in product, consider in product only 2 hydrogen. यहाँ पे only 2 ही मिलेंगे आपको, 2 hydrogen मिलेंगे. okay means here also unbalanced. then last is a sulfur. here also 1 sulfur atom and here also 1 sulfur atom means this is a balanced. okay so second step is our to calculate or the check the reaction is balanced or not balanced. so this reaction is not balanced. okay ये reaction क्या है, balance नहीं है. so go to the next step. then step 3, what is the step 3? it is convenient to start balancing an equation from a compound which contain the maximum number of atom. मीन्स हमें क्या करना है, पहले जितना बड़ा नंबर ऑफ एटम है, एटम्स उसमें ज़्यादा है, वो एलिमेंट कंसिडर करना है. ओके मीन्स क्या कंसिडर करना है, पहले देखो इसमें ज़्यादा नंबर्स ऑफ एटम कौन से है. देखो यहाँ पे है H2SO4. इसमें कितने एटम्स है, 2 हाइड्रोजन्स है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन मीन्स 2 1 4. 2 + 1 3, 3 + 1 7 and here also 7. okay so consider the more number of atoms compound. okay then it convenient to first consider that element this compound which has unequal number of atom on the two sides. देखो जो अनइक्वल नंबर्स है एटम्स के उसको कंसिडर करना है. तो अनइक्वल नंबर्स कौन से देखो ना, Na का एक है और एक हाइड्रोजन का है. ठीक है तो पहले हम Na का सॉल्व करेंगे, सोडियम को लेंगे. ठीक है तो सोडियम का हमें फाइंड आउट करना है. वो फिर उसमें किस में का लेंगे, देखो इन रिएक्टेंट में NaOH है. ओके यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में NaOH जो है, Na कितना है 1 है. ओके इन प्रोडक्ट Na2 2 एटम ऑफ Na इज प्रेजेंट मीन्स यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 करेंगे जो 1 है Na का. ओके तो इनिशियली देखो यहाँ पे इन रिएक्टेंट NaOH कितना है 1 है एंड प्रोडक्ट में कितने हैं 2 है, तो हम बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी Na2 हो जाएंगे और यहाँ पे भी Na2 ऑलरेडी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बैलेंस हो जाएंगे. तो हम जो बैलेंस करने के लिए NaOH है इसको पूरे ग्रुप को मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें Na2 नहीं लिखना है, ये रॉन्ग हो जाएगा. तो ट्वाइस ऑफ NaOH आएगा. क्या आएगा ट्वाइस ऑफ NaOH मीन्स पूरा हम इस कंपाउंड को NaOH को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. ठीक है तो अभी नेक्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ट्वाइस ऑफ NaOH जो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया प्लस H2SO4. ओके इज गिव्स Na2SO4 प्लस H2O. ठीक है अभी यहाँ पे Na तो बैलेंस हो गए, तो हमें फिर से चेकआउट करना है. ओके इन दैट द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट. फिर से हम चेक करेंगे यहाँ पे सेम नंबर से क्या, देखो तो फिर यहाँ पे
ट्वाइस Na मिले हमें, यहाँ पे भी ट्वाइस Na मिले, मतलब ये दोनों सेम हो गए। लेकिन OH देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 1, यहाँ पे 2 हो गए ना अभी, 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 मीन्स 6 हो गए ऑक्सीजन। और यहाँ पे कितने हैं, 4 + 1 मीन्स यहाँ पे ओनली 5 ऑक्सीजन वी गेट। देन हाइड्रोजन, लुक एट योर हाइड्रोजन, 2 + 2 4 हो गए। ओके, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, ये ऑक्सीजन के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं, यहाँ पे ओनली 2 है। तो हमें अभी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हमें क्या करना है, इसको जो नेक्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको, H2O को। ओके, H2O को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ H2O। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ H2O आएगा। तो देखो, पहले हमने NaOH को 2 से मल्टीप्लाई किया तो Na के क्या है, एटम सिमिलर हो गए, बट ऑक्सीजन को फिर से चेंज हो गया। तो ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है, तो 2 से H2O को मल्टीप्लाई करना है अभी। तो देखो, H2O को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें मिल रहा है रिएक्शन, ओके, तो ये देखो क्या मिल रहा है रिएक्शन। जो फर्स्ट है, ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस H2SO4, ओके, it gives Na2SO4 plus twice of H2O because we have multiplied twice to H2O. ओके, तो अभी हमें देखना है रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ Na के कितने हैं, देखो यहाँ पे ट्वाइस है, यहाँ पे भी ट्वाइस है, तो 2 हो गए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, A2 A4, मतलब टोटल 6 हो गए। ओके, यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 8 2 4 + 2 6 हो गए। मीन्स ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, 6 हो गए, दोनों साइड सेम हो गए। नेक्स्ट इज अ हाइड्रोजन, हियर इज अ 2 हाइड्रोजन एंड हियर इज अ 2 हाइड्रोजन, मीन्स टोटल 4 हाइड्रोजन। लुक एट हियर इन प्रोडक्ट, here also 4 hydrogen because here is a 2 hydrogen multiply by 2 means 4. Okay, we get the 4. Next is a sulfur. Okay, sulfur, here also 1 and here also 1. So our reaction is now balanced. हमारी रिएक्शन अभी ये बैलेंस हो गई है। तो आपको समझ में आया होगा क्या क्या करना है। मैं फिर से एक बार दोहराती हूँ, फिर से रिपीट करती हूँ। फर्स्ट हमें क्या करना है, जो रिएक्शन दी है, वर्ड प्रॉब्लम है, उसको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन बनाना है, उसको चेक करना है अदर इट इज़ बैलेंस्ड और नॉट बैलेंस। बैलेंस होगी तो कोई टेंशन नहीं है, बैलेंस नहीं होगी तो हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो बड़े नंबर्स ऑफ एटम्स उसमें रहेंगे वैसा कंपाउंड या एलिमेंट्स चूज़ करना है, तो हम उसको जल्दी से बैलेंस कर सकते हैं। और देखो, जिसमें जो रिएक्टेंट में है वो कम है, उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक रिएक्शन मिलेगी। उसके बाद उस रिएक्शन को फिर से बैलेंस है कि नहीं वो चेक करना है। तो उसके बाद फिर से अनबैलेंस हो जाएगी, तो हमें देखना है कि कौन सी रिएक्शन में अनबैलेंस हो रहा है, कौन सा पॉइंट फिर से बैलेंस करना है। ओके, लास्ट में हमें चेक करना है कि वेदर रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। सो फाइनली रिएक्शन गेट बैलेंस्ड, तो हमें रिएक्शन क्या मिलती है, बैलेंस करके मिलती है। तो आपको ये समझ में आया होगा। ओके, सो टेक डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. In that, the chemical reaction are classified into 4 types. Okay, there are 4 types of reaction. Okay, let's start to study the reaction. Okay, first is a combination reaction. It is very easy reaction. Combination reaction means to combine with each other. Okay, combine होना, mix हो जाना. So in combination reaction we can say two reactant combines with each other and give only one product. Okay, क्या करते हैं, ओनली वन प्रोडक्ट मिलता है, आपको एक ही प्रोडक्ट मिलता है। तो दो रिएक्शन किए, दो रिएक्टेंट लिए, देखो, और उसके रिएक्शन के बाद हमें एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। देखो यहाँ पे जो है अमोनिया इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड एंड इट गिव्स द अमोनियम क्लोराइड, मतलब यहाँ पे दो रिएक्टेंट तो है लेकिन आपको प्रोडक्ट एक ही मिल रहा है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन.
ओके देखो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ mg है, मीन्स ट्वाइस ऑफ मैग्नीशियम लिया है और ऑक्सीजन उससे उनको कंबाइन किया है और आपको मिल रहा है ट्वाइस ऑफ MgO. ओके, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मीन्स इन शॉर्ट द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज when two or more reactant combine with in reaction to form a single product, it is called as a combination reaction. मतलब जो दो या दो से ज़्यादा रिएक्शंस हैं, रिएक्शन में भाग लेते हैं रिएक्टेंट, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाते हैं और आपको एक ही प्रोडक्ट मिलता है, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मैं इन शॉर्ट आपको एक बताती हूँ. आपने चाय पी होगी, उसमें कितना सारा कंबाइन रहता है. जैसे कि हम उसमें शुगर डालते हैं, टी डालते हैं, ओके, अदरक डालते हैं, आपको पसंद हो तो वाटर डालते हैं, मिल्क डालते हैं. उसके बाद जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? चाय मिल रही है. मतलब इतना सारा शक्कर, चाय पत्ती, अदरक, दूध, पानी, ये सब मिक्स करके आपको जो मिल रहा है, आपको एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है. कौन सा मिल रहा है? चाय मिल रही है. मीन्स दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इन शॉर्ट हम जो डेली रूटीन में का यूज़ करेंगे और उससे सीखना चाहेंगे तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर अ combination reaction. So in short, once again I will tell you the definition of combination reaction is when two or more reactant combines with in the reaction to form the single product, it is called as a combination reaction. Okay, so go to the next reaction, decomposition reaction. ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये पूरा अपोजिट है कॉम्बिनेशन के रिएक्शन के बारे में. ओके, आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, ये इजी है. तो आपको एक बाउल लेना है. बाउल तो गैस पे नहीं चढ़ा सकते, छोटा सा, क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन डिश लेते हैं लैब में. तो आप इस एक बर्तन ले सकते हो. आपको जो चाय बनाने की है वो, उसमें शक्कर डालनी है, 1 चम्मच शक्कर डालनी है और वो गैस पे रखनी है. ओके, फ्लेम लो रखनी है और उसको पिघलने देना है. वो पिघलने के बाद थोड़ा टाइम उसको हीट देंगे तो उसका ब्लैक कलर आपको मिलेगा. ओके, जो ब्लैक कलर आपको मिल रहा है वो क्या हो गया? शुगर को कार्बन में कन्वर्ट हो गया. मीन्स देखो, जहाँ हम रिएक्शन कर रहे हैं, शुगर को हीट कर रहे हैं, उसके बाद आपको 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं. एक तो कार्बन है और एक H2O जो इवापोरेट होके जाएगा वहाँ से. ओके, वाटर इवापोरेशन, क्योंकि जैसे शुगर मेल्ट होती है तो आपको पता चलता है कि वो गीला भी लग रहा है आपको, जैसे वाटर का कंटेंट भी आपको मिल रहा है यहाँ पे. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? The reaction in which there is only one reactant giving rise to or more product in is called as a decomposition reaction. Means आपका रिएक्टेंट एक ही है लेकिन आपको प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं? 2 या 3 मिल रहे. जैसे मैंने अभी बोला, शुगर को आप हीट करेंगे तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है जो ब्लैक कलर का आपको मिल रहा है और जो वाटर है वो इवापोरेट होके जा रहा है. तो ये क्या हो गए? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट थे और एक ही प्रोडक्ट मिल रहा था, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको क्या मिल रहा है? एक रिएक्टेंट है और उससे 2 प्रोडक्ट मिल रहे या 3 प्रोडक्ट मिल रहे. दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. आपको ये समझ में आया होगा. ओके, इन शॉर्ट, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन अ सिंगल रिएक्टेंट. एक रिएक्टेंट से आपको 2 या 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं. ओके, third reaction is a displacement reaction. It is also very easy method reaction. It's the reaction in which the place of ion of a less reactive elements in compound is taken by another more reactive element formed of its ion is called as a displacement reaction. ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स क्या? प्लेसेस चेंज हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं. मतलब देखो, यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, CuSO4 प्लस Fe है. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब क्या करेगा? ये Fe है वो Cu की जगह पे जाएगा. ओके, चेंज हो जाएंगे, वो रिप्लेस हो जाएंगे. Fe आपको यहाँ पे आएगा SO4 एज इट इज़, एंड ये Cu जैसे Fe बाहर था वैसे Cu यहाँ पे बाहर आ जाएगा. मतलब क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उनके पोजीशंस चेंज हो जाएंगे. सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं Cu एंड Pb के बारे में. तो यहाँ पे Pb आएगा और SO4 एज इट इज़, और यहाँ पे भी Cu निकल जाएगा. मतलब जो लेस आयन रिएक्टिव रहते हैं वो रिप्लेस किए जाते हैं मोर एक्टिव आयन के. ओके, देखो यहाँ पे ये मोर एक्टिव है, सो यहाँ पे उसको प्लेस किया, रिप्लेस किया. जो Cu है वो बाहर गया. मीन्स रिप्लेसमेंट में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है. ओके, दिस इज अ
displacement reaction. And double displacement, this is a fourth number reaction. It is also very easy. Look at here, the reaction in which the ion is the reactant are exchanged to form ppt are called as a double displacement. मीन जो आयन है वो क्या हो जाता है, पीपीटी फॉर्म में निकल जाता है. प्रेसिपिटेट मीन सॉलिड पार्ट बन के नीचे रह जाता है रिएक्शन के, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, तो आपको समझ में आएगा कि 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस आर हियर. Okay, first is a combination reaction, second is a decomposition reaction, third is a displacement reaction, and fourth is a double displacement reaction. In combination reaction, there is a combination of two reactant, okay, and gives one product. In decomposition reaction, there is a one reactant and gives two or more product. Okay, displacement reaction means replace the position or replace the changes their positions. Okay, and double displacement reaction means क्या है, वो they forms the precipitate, वो क्या हो जाते हैं, precipitate form किए जाते हैं. Okay. Okay, take down the next point, endothermic and exothermic processes and reaction. Okay, heat is absorbed and given away in various processes and reactions. According to processes and reaction are classified as a endothermic and exothermic. Means heat absorb की जाती है और ली जाती है, और given away means बाहर निकलती है, बाहर देती है. उस हिसाब से उससे हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे रिएक्शन का और प्रोसेस का एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक में. ठीक है, एंडोस मीन्स एब्जॉर्ब करना, लेना. ओके, एंड एक्सोथर्मिक, एग्जॉस्ट मीन्स बाहर देना, गिवन अवे. ओके, सो टेक द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है हम समझ लेंगे फर्स्ट. ओके, हीट फ्रॉम आउटसाइड इज एब्जॉर्बिंग ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंज. ओके, मीन्स क्या है, जब फिजिकल चेंज कोई हो रहा है तो हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, लिया जा रहा है. ओके, एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे आइस क्यूब हमने बाहर निकाला है तो वो क्या होते हैं, क्यूब में रहते हैं. ओके, और बाद में हम देखे जाएंगे तो वो मेल्ट होने लगते हैं, उसको वाटर निकलना आता है, तो क्या हो जाता है, हीट क्या किया जाती है, एब्जॉर्ब किया जाता है, इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है. और सेकेंड देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर. डिसोल्यूशन क्या, पोटेशियम नाइट्रेट जब डिसॉल्व हो जाता है तो एब्सॉर्ब की जाती है हीट. देयरफॉर देयर आर द एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडोथर्मिक प्रोसेस मीन्स व्हाट, सो हीट इज एब्सॉर्ब, हीट हम एब्सॉर्ब करते कब, एंडोथर्मिक प्रोसेस में. ओके, एंड अदर हैंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस मीन्स क्या है, देन हीट इज गिवन अवे ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंज. मीन्स जब कोई चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, तब हीट क्या किए जाते हैं, बाहर निकाली जाती है, दी जाती है, गिवन अवे. ओके, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, जैसे वाटर कंटेंट रहता है, वाटर रहता है, वो फ्रीज में रखेंगे तो उसका क्या हो जाता है, आइस क्यूब हो जाता है. ठीक है, तो तब क्या हो जाती है, हीट बाहर दी जाती है क्योंकि वो आइस बन जाता है. तो ये क्या रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंड डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, जो वाटर में डिसॉल्व करने के लिए हम रखते हैं, तो क्या होती है, हीट वहाँ से बाहर निकलती है. सो देयर आर अ एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस. ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. ओके, मीन्स इन शॉर्ट एंडोथर्मिक मीन्स क्या है, एब्सॉर्ब करना है, एंड एक्सोथर्मिक मीन्स क्या है, बाहर निकलना है और गिवन अवे. ओके, हमें वो देना है हीट. ओके, देन देखो, इन प्रोसेस डायलूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड. जब हमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, वो डाइल्यूट करते हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड टू डाइल्यूट करते हैं तो वाटर मिक्स करते हैं, उसमें वाटर डालते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी हीट हमें लिबरेट की जाए, मतलब निकल दी है, बाहर निकल जाती है. एज अ रिजल्ट वाटर गेट इवापोरेटेड इंस्टेंटेनियसली. ओके, वाटर इवेपोरेट हो जाते हैं. इफ इट इज़ अ poured into the concentrated sulfuric acid which में कॉजेस एन एक्सीडेंट. देखो, ज़्यादा ऐसे क्वांटिटी में करेंगे और डालेंगे उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है, एक्सीडेंट हो जा सकता है. तो अवॉइड दिस रिक्वायरमेंट, required amount of water is taken in a glass container and small quantity of concentrated sulfuric acid at a time is added with the stirring.
ओके। मीन्स देखो, जैसे हम कंसनट्रेटेड एसिड डाइल्यूट कर रहे हैं तो वाटर में एसिड डालना है, स्मॉल अमाउंट में थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एकदम डालोगे तो वो क्या हो सकता है, उसका एक्सीडेंटली हो सकता है वो ज़्यादा हार्मफुल रह सकता है। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज़ लिबरेटेड एट दैट टाइम। मीन्स थोड़ा थोड़ा डालोगे तो अमाउंट, थोड़ी थोड़ी एनर्जी वहाँ से अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हो जाएगी। एकदम से डालोगे तो क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। जैसे ज़्यादा डालोगे तो अचानक से हीट लिबरेट हो जाएगी तो वहाँ पे ज़्यादा वेपर्स आ जाएंगे, तो ये हार्मफुल हो सकता है। ओके, तो आपको ये समझ में आया है कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मीन्स क्या है, हीट अपने ऊपर लेना है, ओके, हीट लेते हैं। और एक्सोथर्मिक मीन्स क्या होते हैं, हीट देते हैं, बाहर देते हैं। ओके, अब हमने ये प्रोसेस देखी कैसा होता है, तो आगे जाके हमें क्या करना है, रिएक्शन देखनी है। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कि रिएक्शन होती है तो सम अमाउंट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, हीट लेते हैं, और इन सम अमाउंट ऑफ रिएक्शन क्या है, हीट देते हैं। ओके, जैसे हीट लेने वाली रिएक्शन होती है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलना है, और जैसे हीट लिबरेट करनी है, बाहर निकलती है, उसको क्या बोलना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलना है। Look at here. Here is the one reaction CaCO3, इट गिवन हीट। ओके, उसको हीट दिया तो हमें क्या मिलता है, CaO प्लस CO2। मीन्स यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ती है, मतलब ये एब्जॉर्ब कर रहा है हीट। मीन्स दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड सेकेंड वन, लुक एट हियर, CaO प्लस H2O। जो इन दोनों को रिएक्शन हो रही है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, Ca ट्वाइस ऑफ OH, ओके, एंड प्लस हीट। ओके, यहाँ पे हीट लिबरेट हो रही है, बाहर निकलती जा रही है, तो इसको क्या बोलना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको पता चलेगा। आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, से दैट विच वन इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड विच वन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको रिएक्शन को देखना है, जो रिएक्टेंट में हीट लिखा होगा तो आपको ये फाइनल करना है कि ये एंडोथर्मिक है, और दूसरी रिएक्शन में जैसे कि प्रोडक्ट के उस तरफ हीट लिखा होगा तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ओके, टेक डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। वी हैव स्टडीड ऑलरेडी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ओके, जो केमिकल रिएक्शन दो चीज़ों में होती है, और आपको रिएक्शन देखिए दूसरा प्रोडक्ट देता है, मतलब रिएक्टेंट गिव्स टू प्रोडक्ट। सो ये एग्जांपल्स दिए वो स्टडी करेंगे पहले। कुकिंग गैस स्टार्ट्स बर्निंग ऑन इग्निशन। देखो, हम कुकिंग गैस यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइटर जलाएंगे और गैस का बटन ऑन करेंगे तो सडनली गैस लग जाता है। ठीक है, और आयरन आर्टिकल्स अंडरगोज रस्टिंग्स। जैसे आयरन आर्टिकल्स है, जैसे कि साइकिल है, बाइक के जो पार्ट्स है, वो रस्ट हो जाते हैं। देखो, जंग पकड़ता है उसमें उसमें उसको कितना टाइम लगता है, एक बार में ही होता है क्या, नहीं। जैसे वो एयर के, वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो थोड़ा थोड़ा जंग पकड़ने लगेगा, मतलब एकदम सा नहीं पकड़ेगा। ओके, इरेजन ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म अ सॉइल। मतलब देखो, पहाड़ गिरती है, जैसे कि पहाड़ का सॉइल में ट्रांसफ़र होना, मतलब एक दिन में तो होता नहीं है, मतलब उसको भी टाइम लगता है। जैसे कि रॉक्स को गिरना, उसका छोटे छोटे टुकड़े होना, फिर वो सॉइल में कन्वर्ट होना, तो इसको लेट हो जाता है, वो टाइम ले लेता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। देन अल्कोहल इज फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग ईस्ट इन अ ग्लूकोज सॉल्यूशन अंडर द प्रॉपर कंडीशन। आपको अल्कोहल बनाना है, क्या मिक्स करके, ईस्ट एंड ग्लूकोज मिल्क मिक्स करके, तो प्रॉपर कंडीशन में, उसको भी ये भी एक कंडीशन है, वो उसमें मिक्सिंग करने के लिए भी कितना टाइम लगता है ये आपको देखना पड़ेगा, मतलब कैसा हो जाता है। देन इपरवेसेंस इज फॉर्म्ड ऑन एडिंग बेकिंग सोडा इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट एसिड। जैसे डाइल्यूट एसिड लेने से वजह से हम लोग जैसे इनो लेते हैं, ओके, इनो वाटर में डालेंगे तो आपको बबल्स एक सेकेंड में, विद इन सेकेंड आ जाते हैं, राइट। जैसे कि लेमन का जूस लिया है, उसमें आप सोडा डाले हो तो ये एकदम फटक से आ जाता है, तो ये क्या है, विद इन सेकेंड होने वाली प्रोसेस है, मतलब इसका रेट क्या है, फास्ट है। Then while precipitation is formed on adding dilute sulfuric acid on a borium क्लोराइड सॉल्यूशन, तो ये प्रेसिपिटेशन फॉर्म होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ये सारे हमने एग्जांपल्स जो देखे, ये अलग अलग तरीके हैं, उनको बनने के लिए और ये प्रोसेस होने के लिए अलग अलग टाइम लगता है। ओके, देयर आर डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट टाइम टेकन फॉर द
मेक टेकिंग रिएक्शंस. ओके, रिएक्शन बनने के लिए उसको बहुत अलग अलग टाइम लगता है. सो वी कैन से सम रिएक्शंस आर कंप्लीटेड इन अ शॉर्ट टाइम. ओके, शॉर्ट टाइम में भी हो सकते हैं, कम रैपिडली हो सकते हैं. जैसे कि मैंने लेमन जूस में सोडा डालने के बाद बोला कि ये रैपिड हो सकता है. ओके, सो ये फटक से होने वाले हैं. सम टाइम सम रिएक्शंस हैविंग टाइम लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड लॉन्ग टाइम. जैसे कि आर्टिकल्स रस्टिंग के लिए, आयरन आर्टिकल जो रस्ट होते हैं उसके लिए लॉन्ग टाइम लगता है. सो इट ऑकर स्लोली. इट मीन्स दैट द रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शन इज डिफरेंट. मतलब अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग रेट है. ओके, एक जैसा नहीं होता है. जैसे कि कुकिंग का ले लो, चाय बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, राइस पकने के लिए कितना टाइम, मतलब सबका अलग अलग रेट रहता है, सबका अलग अलग टाइम लगता है. सो कोई रिएक्शन शॉर्ट में हो जाती है, कोई लॉन्ग टाइम में हो जाती है, कोई रैपिडली हो जाती है. सो हमें अभी देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड है और वो क्या कर सकते हैं. ओके, द सम रिएक्शन ऑकर्स एट अ डिफरेंट रेट आना चेंजिंग द कंडीशंस. ओके, जैसे हम कंडीशन चेंज करें तो उनका रेट डिफरेंट हो सकता है, वो क्विक हो सकते हैं. जैसे कि ड्यूरिंग विंटर लॉन्ग टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सेटिंग मिल्क इन अ कर्ड. देखो, जैसे कि ठंडी के दिन में दही लगने के लिए या आप जो दही बनाते हैं उसके लिए ज़्यादा टाइम लगता है. लेकिन हायर टेम्परेचर ड्यूरिंग समर द रेट ऑफ सेटिंग मिल्क इंक्रीजेस एंड द कर्ड इज़ फॉर्म अर्लियर. मीन्स जैसे कि गर्मी के दिन में दही का जो बनना है वो ट्रांसफ़र होता है मिल्क का दही के रूप में, तो ये जल्दी हो जाता है. मीन्स क्या है, जैसे देखो टेम्परेचर बढ़ता है तो जल्दी हमें वो रिजल्ट मिल जाता है, वो कन्वर्ट इनटू कर्ड. ओके, तो ये क्या है, सिचुएशन है या कोई डिफरेंट रेट है और चेंज है, कंडीशन की चेंज है. तो हमें अभी फैक्टर्स देखने हैं जो रिएक्शन के रेट पे असर करते या अफेक्ट करते. सो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. ओके, देन रेट केमिकल रेट चेंज करने के लिए जो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो हम देखेंगे अभी. In that, first is the nature of reactant, second is the size of particles of reactant, third is the concentration of a reactant, fourth is the temperature of the reaction, and last is a catalyst. Okay, so let's start to learn nature of reactant. ओके, नेचर ऑफ रिएक्टेंट मीन्स आपका जो रिएक्टेंट है वो किस टाइप में, मीन्स पाउडर फॉर्म में है या जैसे कि स्लाइस में है या कोई ऐसा बड़ा बड़ा साइज में है. ओके, means what, look at here, on a reaction both Al and Zn with a dilute hydrochloric acid H2 gas is liberated and water soluble salt of those metals are formed. However, the reaction of aluminum metal takes place faster as compared to zinc metal. Okay, जैसे रिएक्शन हमने की है एल्यूमिनियम और Zn की, मतलब Al और Zn की, तो किस में की है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में. मीन्स जो दो बीकर में या दो टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है उसमें एक में एल्यूमिनियम डाला है, दूसरे में जिंक डाला है. तो इन दोनों की रिएक्शन होने में कौन सा फास्ट करता है, फास्टर रिएक्शन होती है, एल्यूमिनियम मेटल टेक्स प्लेस फास्टर एज कंपेयर टू जिंक मेटल. ओके, मतलब एल्यूमिनियम जो है फास्ट रिएक्शन देता है देन द जिंक मेटल. बट वाई, द नेचर ऑफ मेटल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफरेंस. Al इज मोर रिएक्टिव दैन Zn. ओके, जो Al है एल्यूमिनियम है वो रिएक्टिव है दैन जिंक से रिएक्टिव ज़्यादा है, क्योंकि द रेट ऑफ रिएक्शन Al विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हायर दैन द Zn. द नेचर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, जैसे कि जेड क्या क्या है, रेट कम है. ओके, नेचर जो है, नेचर और रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन, ओके, जो है वो क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, मतलब असर करती है किसके ऊपर, केमिकल रिएक्शन के ऊपर. सो इसमें जो नेचर है रिएक्शन करने का, रिएक्शन देने का, जिसकी Al की कैपेसिटी ज़्यादा है देन द Zn. ओके, देन द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट. जैसे साइज आप यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से वो रिएक्शन ज़्यादा होनी है या फास्ट होनी है या कम होनी है. ओके, हमें एक प्रैक्टिकल करके देखना है, तो अभी यहाँ पे हम नहीं कर सकते, लेकिन दो टेस्ट ट्यूब लेना है. दो टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, एक जो शाहाबादी टाइल्स है, हमें पता है शाहाबादी टाइल्स कैसी होती है, एक टेस्ट ट्यूब में पाउडर डालनी है उसकी और एक टेस्ट ट्यूब में उसके पीसेस डालने हैं.
ओके। और उसके ऊपर जो टेस्ट ट्यूब में 100 ml डाइल्यूट HCl डालना है, दोनों में भी। ओके। और इफरवेसेंस ऑब्जर्व करना है। तो इफरवेसेंस जब ऑब्जर्व करेंगे हम, तो क्या करेंगे, पाउडर में जो डाइल्यूट HCl डालेंगे उसमें ज़्यादा और जल्दी इफरवेसेंस आएंगे दैन द टाइल्स के जो पीसेस है उसके। क्यों? क्योंकि जो पाउडर फॉर्म में है वो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, क्योंकि उसकी जो फॉर्म है वो क्रिस्टल पाउडर है, वो क्या है, जल्दी रिएक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो पीसेस से वो रिएक्ट होने के लिए टाइम लगेगा। मतलब जो स्मॉल साइज में है वो क्या करेगा, ज़्यादा रिएक्शन जल्दी दे जाएगा। मीन्स स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल हायर इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जितना ज़्यादा कम उसका साइज रहेगा, उससे उसका ज़्यादा रेट रहेगा रिएक्शन का। ओके। तो उसमें पाउडर का जो रेट है वो ज़्यादा रहेगा देन पीसेस। गॉट इट? मीन्स साइज़ क्या डिपेंड करती है, रेट बढ़ाने के लिए। मतलब स्मॉल साइज रहेगी तो रेट ज़्यादा। ओके। नेक्स्ट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके। जो रिएक्टेंट है उसको कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन भी डिपेंड करती है। लाइकवाइज डाइल्यूट HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ओके। व्हेन CaCO3 इज रिएक्टेड विथ डाइल्यूट HCl, जैसे कि डाइल्यूट HCl में हमने CaCO3 मिक्स किया, तो उसको क्या होता है, उसका कलर डिसअपियर होने के लिए स्लोली टाइम लगता है। मतलब वो स्लोली हो जाता है, ज़्यादा टाइम लगता है। एंड CO2 लिबरेट जो होता है, CO2 गैस निकल जाता है, वो भी क्या होता है, स्लोली जाता है। बट व्हेन वी यूज़ द कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ओके। कॉन्सेंट्रेटेड HCl जब यूज़ करेंगे वो क्या हो जाता है, रैपिडली हो, मतलब फास्ट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रिएक्ट फास्ट दैन द डाइल्यूट एसिड। मतलब जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है वो रिएक्शन ज़्यादा जल्दी देता है, फास्ट देता है देन द जो डाइल्यूटेड HCl होता है उससे भी। मीन्स देन दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब जो रेट है रिएक्शन का, जो बढ़ना है या कम होना है, वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज़ करेंगे तो फास्ट हो जाएगी रिएक्शन, और डाइल्यूटेड एसिड यूज़ करेंगे तो स्लो हो जाएगी। ओके। देन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करेगा, देखो। वाइल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने स्टडी की है, तो वी हैव कैरिड आउट डिकम्पोजिशन लाइमस्टोन। ओके। लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन किया, देन द लाइम वाटर डज नॉट टर्न मिल्की बिफोर हीटिंग द लाइमस्टोन। जैसे कि देखो, लाइमस्टोन मिल्की नहीं हुआ था जब तक हमने उसको हीट नहीं किया, बिकॉज द ज़ीरो रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि जब तक हीट नहीं करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। फ्रॉम द दिस इज लर्न दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे कि जैसे हीट इंक्रीज होती जाएगी तैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, वैसे ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। मीन्स इंक्रीज द टेम्परेचर एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके। Next point is a catalyst. Okay. Then look at here, on heating potassium chlorate decomposes slowly. जैसे कि देखो, पोटेशियम क्लोरेट है, हीट करने के बाद भी उसकी रिएक्शन क्या है, रेट क्या है, कम है। ओके। सो रेट ऑफ अबव रिएक्शन नाइदर इंक्रीजेस रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज और नॉर इंक्रीजिंग द रिएक्शन टेम्परेचर। मतलब जो रिएक्शन है, आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है, ये क्या है, इसका रेट जैसे कि हमने उसका पार्टिकल साइज कम किया तभी भी नहीं इंक्रीज़ हुआ है, और उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ किया तभी भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ा है। देखो क्यों नहीं बढ़ा है। हाउ एवर KClO3 डिकम्पोजेस रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड to liberate O2 gas. No chemical change takes place in MnO2 in this reaction. देखो, जब हम ये डिकम्पोजिशन कर रखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड डालेंगे, तो इसमें क्या हो गया, O2 गैस रिलीज हो जाएगा और ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। पर इसमें ना MnO2 का कोई रोल नहीं, मतलब उसमें कोई मिक्स नहीं हो जाएगा, बस ये इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए यूज़ करेंगे। तो देखो, द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस without causing any chemical change to it is called as a catalyst। मीन्स कैटलिस्ट किसको बोलना है, तो जो सब्सटेंस है हम रेट बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे, बट उसका केमिकल चेंज उसमें कोई नहीं होगा, मतलब वो भाग नहीं लेगा, बस उसका क्या हो जाएगा, रेट बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाएगा।
okay, it is a substance, okay, which presents the rate of chemical reaction changes or it takes fast, okay, then without causing any chemical रिएक्शन और चेंज, मतलब ये डालने से कोई दूसरा चेंज नहीं होगा, जो रिएक्शन हो रही है वही होगी, बट ये क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी. Okay, next point is the oxidation and reduction. Okay, this is the point, oxidation and reduction. Many type of substance gives the reaction called as the oxidation and reduction. Okay, बहुत सारे reactions है जो oxidation and reduction reaction हमें देते हैं. जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं twice of Mg plus O2 gives the twice of MgO. Okay, कार्बन में C plus O2 it gives CO2. ओके, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, देखो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ओके, और अदर हैंड यहाँ पे रिलीज ऑफ H2, रिमूवल ऑफ H2 भी हो रहा है. यहाँ पे भी H2 मोलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स व्हाट, इट मीन्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन. ओके, मीन्स जैसे कि ऑक्सीजन हम ऐड कर रहे हैं या उसमें से हाइड्रोजन निकलते जा रहा है, उसको क्या बोलना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. मीन्स द केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, मीन्स रिएक्शन में रिएक्टेंट है कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, अदरवाइज और लॉसेस हाइड्रोजन, नहीं तो क्या है, हाइड्रोजन लॉस जा रहा है, मतलब उसमें से निकल जा रहा है. यहाँ पे देखो H2 है, वहाँ से निकला है, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. मीन्स इसको क्या बोलना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इन शॉर्ट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. Okay, here is the one reaction. Look at here, CH3CH2OH means ethyl alcohol is converted into acetic acid. Okay, CH3COH. Okay, यहाँ look at here, here is the oxidation process. यहाँ पे oxidation हुआ है. Okay, CH3CH2 OH यहाँ पे है, यहाँ पे COH, एक OH बड़ा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन मिला है, और यहाँ से CH2, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स आर रिमूव्ड. ओके, तो ये जो है हमने रिएजेंट यूज़ किए फॉर द ऑक्सीडेशन, दिस इज़ नोन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, इनमें क्या बोलना है, ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मीन्स जो ऑक्सीडेशन है कैरी करते हैं, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसको क्या बोलना है, ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, देन नेक्स्ट इज अ नेक्स्ट कंसिडरिंग फॉर्म द आयोनिक रिएक्शन. आयोनिक रिएक्शन रहेंगे तो उसमें देखो क्या है, जैसे कि यहाँ पे फेरस है, उसको कन्वर्ट किया है फेरिक में, जैसे कि 2+ आयन है, यहाँ पे 3+ आयन है. सो we understand a new definition of oxidation also, which is the oxidation means losing or one or more electron. यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ पे 2+ का 3+ चार्ज आया, तो वो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, गया है, तो हम ऑक्सीडेशन इसको भी बोल सकते हैं कि वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो गया है. ओके, देन रिडक्शन. रिडक्शन क्या है, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज अ रिडक्शन. जैसे कि हाइड्रोजन लिया जाता है, ओके, उसमें लिया जाता है और ऐड किया जाता है, तो उसके क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं. एंड अदर हैंड वी कैन से द रिएक्टेंट लॉस ऑक्सीजन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड आल्सो रिडक्शन रिएक्शन. जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन था, उसने लॉस किया है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें से चला गया है तो लॉस हो गया, तो उसको भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. तो देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या फ़र्क है, जैसे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन लिया जाता है, जैसे रिडक्शन में ऑक्सीजन दिया जाता है, मतलब लॉस हो जाता है. जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में H2 जो है वो रिलीज़ किया जाता है, निकल जाता है, लेकिन जो रिडक्शन रिएक्शन में हो उसमें गेन किया जाता है, लिया जाता है, जैसे कि H2. मीन्स ऑक्सीडेशन इज़ अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज़ अ रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स बाहर निकलना है ऑक्सीजन. ओके, देन दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन. तो आपको समझ में आया होगा. सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ओके, इन दोनों को जब एक साथ होती है रिएक्शन, उसको क्या बोलना है, रिडक्शन. देखो रेडॉक्स रिएक्शन,
रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स यहाँ रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है. ओके, व्हेन both reactions are takes place in a one reaction, this known as a reduction reaction. ओके, जैसे कि यहाँ पे जो रिडक्शन है, जो यहाँ पे देख सकते हो आप, जहाँ पे H2 लिया जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. ओके, बट इन दिस प्रोडक्ट ऑक्सीजन आल्सो रिमूव्ड, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो निकल गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है. मतलब ये दोनों का प्रोसेस है, मतलब रिडक्शन भी हुआ है और ऑक्सीडेशन भी हुआ है, तो इन दोनों को मिलके हम बोल सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन. In reduction reaction, both oxidation and reduction takes place. This known as a redox reaction. Okay, this known as a redox reaction. So this is the oxidation and reduction. Okay. Then our next point is a corrosion. ओके, व्हाट इज़ मीन बाय करोजन. तो आपको ये पहले जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिए वो स्टडी करने हैं. देखो यहाँ पे 4 टेस्ट ट्यूब लिए गए हैं, उसमें एक में जो है बॉइल्ड वाटर है एंड ऑयल लेयर है उसके ऊपर. ठीक है, उसमें क्या डाला है, नेल डाला है, मतलब जो खील रहता है हम यूज़ करते हैं वो डाला है. सब में डाल दिया है, लेकिन जो सब में सोल्यूशन है वो जो अलग अलग कंडीशन में है. दूसरा है वो सॉल्ट वाटर है. ठीक है, तीसरा जो है एयर है, और चौथा है एयर एंड अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. ओके, सो इसमें से और उसको ऊपर से ढक्कन जो लीड है लगाई है, तो इसमें बताना है हमें, और ये रखना है थोड़े दिन के लिए. तो हमें बताना है कि यहाँ से रस्टिंग कितना ज़्यादा हो जाएगा, करोजन कैसा हो जाएगा, किसका कम हो जाएगा, किसका ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो हम देखते हैं. चलो, बोथ वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग. मतलब जो वाटर एंड एयर है रस्ट होने के लिए, रस्ट मतलब आप बता सकते हैं कि जंग पकड़ता है. जैसे कि आपका जो ये लोहे का या कोई चीज़ रहता है, जैसे कि बाइक रहती है, साइकिल रहती है आपकी, जो थोड़ी थोड़ी जंग पकड़ती है. देखो उसका कलर चेंज होता है, ब्राउन कलर में वो जाता है, रेडिश कलर में जाता है, और जंग आप बोलते हैं उसको, जंग पकड़ते हैं, तो उसको ही क्या बोलते हैं, करोजन या रस्टिंग बोलते हैं. तो देखो उसके लिए क्या है, वाटर एंड एयर की ज़रूरत रहती है रस्टिंग के लिए. तो रस्टिंग प्रोसेस टेक्स रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ साल्ट. जो साल्ट है उसमें भी क्या हो जाती है, जल्दी हो जाती है. देखो जो एयर है ये भी रस्ट हो जाएगा. ओके, एंड साल्ट सॉल्यूशन है, मतलब जो साल्टी है उसमें भी ये रस्टिंग ज़्यादा हो जाएगा. ओके, हैंड देखो, और एक है जो ऑयल लेयर और बॉयल वाटर. जो बॉयल वाटर है उसमें ऑक्सीजन की लेयर कम रहती है, और ऊपर से जो ऑयल लेयर दिया है तो उसमें से बाहर की एयर या बाहर का कुछ आने के लिए जगह ही नहीं है, तो इसमें रस्टिंग कम हो जाएगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, तो देखो ये रस्टिंग कैसा होता है, जैसे सर्टन रेडिश कलर सॉलिड लेयर कलेक्ट ऑन द मेटालिक सरफेस. देखो रेडिश कलर जैसा है, जंग पकड़ता है, रेडिश कलर का रहता है, आपने देखा होगा. जो सरफेस मिलता है हमें, जो रेडिश कलर का रहता है उस मेटालिक सरफेस पे, तो उसको क्या हम बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं. और उसका केमिकल फॉर्मूला देखो, Fe2O3 इंटू XH2O. ओके, ये क्या है, रस्टिंग का फॉर्मूला, रस्ट का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है. तो ये क्या हो जाता है, रस्ट पकड़ने के लिए उसको प्रोसेस जाना पड़ता है. जैसे कि पहले जो Fe है इस ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe2+ में. ओके, एनोड रीजन में, तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होता है, मतलब क्या हो जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन ऐड किया जाता है. ओके, देन देखो O2 इज रिड्यूस्ड फ्रॉम वाटर इन द कैथोड रीजन. जो कैथोड रीजन रहता है, दूसरा रीजन, उसमें से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन रिड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग वाटर. जो वाटर में हाइड्रोजन होते हैं वो फॉर्म हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है. ठीक है, तो हमें H2O मिल जाता है. ऐसे इस तरह से हमें रस्टिंग चालू रहता है. जैसे कि वे देखो, Fe2+ आयन migrate from the anode region, they react with the water and further get oxidized with Fe3+. मीन्स Fe2+ है, ऑक्सीडेशन के बाद क्या हो जाता है, Fe3+ हो जाता है. जैसे रेडिश कलर हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम द Fe3+. जो आपको रेडिश कलर मिल रहा है, जो ऑक्सीडेशन होने के बाद Fe3 का कलर जो है वो रेडिश कलर है, वो आपको मिल जाता है. तब वो जाके वो क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है. आपको रस्ट उसको बोलते हैं. वो कलर किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर वो मिलता जाता है. ओके,
देखो, ड्यू टू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टिंग इन देयर डैमेजेस, इट इज कॉल्ड एज अ करोजन। ओके, तो पार्ट क्या हो जाते हैं, वो डैमेज होते जाते हैं। आप उसको क्या करते हैं, डैमेज बोलते हैं। जैसे कि रस्ट हो, जंग पकड़ा है, तो ये क्या है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं। जैसे कि बारिश होती है, धूप में गाड़ी खड़ी करें आप, जैसे गाड़ी का एग्जाम्पल ले, आपकी बाइक का एग्जाम्पल ले, तो उसमें क्या हो जाता है, वो धूप में है, पानी है, जैसे पानी लगता है तो रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो एयर और वाटर का यूज़ करके रस्टिंग हो जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं। क्या, उस ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो करोजन होता है। आयरन रस्ट एंड रेडिश कलर्ड लेयर इज कलेक्टेड ऑन इट, दिस इज करोजन ऑफ आयरन। ओके, जो आयरन का है वो करोजन हो जाता है। ओके, इट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ये सब जैसे कि बाहर बाइक है उसके ऊपर वो चलता है, जैसे कि कील है आपका घर में, जहाँ आपकी ग्रिल रहती है, देखो ग्रिल को रस्टिंग से बचाने के लिए हम उसके ऊपर ऑयल पेंट लगाते हैं। देखो, जिस जगह पे पेंट गया हो वहाँ पे रस्टिंग चालू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, आपका रेगुलर यूज़ में रहने वाले चीज़ें उसके ऊपर रस्ट आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज अ रेंसिडिटी। ओके, रेंसिडिटी मीन्स मैं आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ। जो हम ऑयल यूज़ करते, कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, वो कुकिंग ऑयल ऐसे बॉटल में या कोई आपकी जो कंटेनर है उसमें ज़्यादा दिन तक बिना यूज़ के ऐसे ही रख दो। ओके, बहुत दिनों के लिए उसको रख देंगे, तो ना उस थोड़े दिनों बाद वो उसको निकालना है और उसका स्मेल लेना है। उसके ना फॉल ऑर्डर आएगी, मतलब उसके थोड़ा अलग से ऑर्डर उसके आ जाएगी, वो गंदा। और जब उसमें से खाना पकाओगे ना, तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। आपने उसको महसूस किया, आप थोड़े दिन के लिए गाँव गए हो या कोई घर बंद हो, आपका ऑयल का बॉटल ऐसे ही रखा है और बहुत दिनों बाद उन्होंने उसको खोला है आपने, तो उसका क्या हो जाएगा, अलग तरह का स्मेल आता है। ओके, और उसका टेस्ट भी चेंज होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। देखो, देन व्हेन वी यूज़ ओल्ड और लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल फॉर मेकिंग फूड और स्टफ, इट इज़ फाउंड टू have fall odor called as a rancidity. If food is cooked in such oil, its टेस्ट also change, उसकी टेस्ट भी क्या हो जाती है, चेंज होती है। when oil or a ghee is left aside for a long time or fried food is left aside for a long time, it undergoes air oxidation and becomes rancid। मतलब जो बहुत दिनों के लिए उसको ऐसे ही बाजू में रखा दिया है, तो वो एयर के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है। ओके, ऑक्सीडाइज होने के बाद उसका क्या हो जाता है, और रेंसिड फॉर्म में आता है, उसकी रेंसिडिटी हो जाती है। द रेंसिडिटी इन द फूड स्टफ कुकड इन ऑयल और घी इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। ओके, उसको क्या कर सकते हैं हम, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फूड स्टफ कैन आल्सो बी स्लोली डाउन बाय स्टोरिंग इट इन अ एयर टाइट कंटेनर। मतलब जैसे कि ऑयल हमने रखा है, तो उसको क्या करना है, एयर टाइट कंटेनर में रखना है और उसको अच्छे से टाइट करके रखना है, तो उसका ऑक्सीडेशन कम हो सकता है, उसका ऑक्सीडेशन से हम कम रख सकते हैं, कम कर सकते हैं बाय यूजिंग द एयर टाइट कंटेनर। ओके, तो ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये आपको कोई इसमें दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।